BBC उर्दू के प्रोग्राम सहरबीन में खुश आमदीद। हमारे लंदन स्टूडियो से मैं हूँ आलिया नाज़की। पाकिस्तान के सिनेमाघरों में इंडियन फिल्मों की नुमाइश आज से दोबारा शुरू। सिनेमा मालिकान और इंडस्ट्री ने बॉयकॉट करके क्या हासिल किया? शाम के तबाहशुदा शहर हलब से शहरियों का इनखला दोबारा शुरू हो गया है। सदर असद मुखालिफ बागियों को भी शहर से निकलने की इजाज़त। और क्रिकेट के एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को ब्रिस्बेन टेस्ट में 39 रन से शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान में कुछ सिनेमा मालिकान ने ऐलान किया है कि वो आज से इंडियन फिल्मों की नुमाइश दोबारा शुरू कर रहे हैं। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी की वजह से पाकिस्तान के सिनेमा मालिकान ने इंडियन फिल्मों की नुमाइश खुद ही बंद कर दी थी। पाकिस्तान में बाज़ हल्के इंडियन फिल्मों की नुमाइश की मुखालफत करते हैं, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी और अस्करी कशीदगी को तिजारत और फ़नून लतीफ़ा की सरगर्मियों से मुंसलिक नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान में इंडियन फिल्मों पर पाबंदी से सिनेमा इंडस्ट्री किस हद तक मुतासिर हुई है, देखिए कराची से रियाज सोहेल की रिपोर्ट। बॉलीवुड का रोमांस और एक्शन आज से एक बार फिर पाकिस्तान के सिनेमा घरों पर जलवागर हो रहा है। इंडियन फिल्मों पर खुद साख्ता पाबंदी का फैसला जज्बात में आकर किया गया या दबाव का नतीजा था, लेकिन दोनों सूरतों में फिल्मी सनत को इसका खमियाजा भुगतना पड़ा। पाकिस्तान फिल्म एग्जीबिटर एसोसिएशन के मुताबिक सिनेमा जाने वालों की तादाद में 60% तक कमी आई, जिससे सिनेमा इंडस्ट्री को 60 करोड़ रुपए माहाना का नुकसान हो रहा है। तंजीम का कहना है कि सिर्फ नवंबर 2016 में 1700 सिनेमा मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया गया और 40% मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स बंद कर दी गईं। पाकिस्तान में बाज़ लोग भारतीय फिल्मों को तफरीह के मयार से पसंद करते हैं और कुछ इन फिल्मों को दोनों हुकूमतों के ताल्लुकात के तनाजुर में देखते हैं। इंडियन जो है उसमें बेसिकली हम हर चीज़ नज़र आती है हमें, एक्शन, एंटरटेनमेंट, कॉमेडी वगैरह। मतलब लोग इससे जो होता है ना, उनके मतलब स्टोरीज ऐसी होती हैं कि तो लोग एंटरटेन होते हैं, लेकिन हमारी ये होती है कि मोस्टली इसमें एक्शन वगैरह कुछ नज़र नहीं आता। मोस्टली बस एंटरटेनमेंट है, कॉमेडी है, बस ये चीज़ हमारे मुल्क में इनकी यहाँ की मूवीज़ में है नज़र जो हमें आती हैं। नुकसान मेरे ख्याल से जो इस बिज़नेस में उनका भी हुआ है और व्यूअर्स का भी हुआ है, क्योंकि सीडी पे तो सब देखते ही हैं। केबल पे बंद हो गया, लेकिन सीडी तो चल ही रही थी, इंटरनेट पे भी अवेलेबल थी, तो फिल्में तो सब देखते ही हैं। मतलब ये ढकी छुपी कोई बात नहीं है। तो इससे अच्छा है कि अगर आप इसको आम कर देते हैं तो एटलीस्ट पीपल आर गोइंग टू कम टू द थिएटर्स और यहाँ आके देखेंगे अच्छी तरह और बिज़नेस भी फ्लरिश करेगा। गुज़िश्ता चंद सालों में पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों में नए सिनेमाघर तामीर हुए और वो लोग जो घरों तक महदूद हो गए थे, दोबारा उन्होंने अपने ख़ानदान समेत सिनेमाघरों का रुख किया और उसकी एक बड़ी वजह इंडियन मूवीज़ थी। पाकिस्तान में बाज़ फिल्मसाज भारतीय फिल्मों और ड्रामों पर पाबंदी का मुतालबा करते रहे हैं। उनका ख्याल है कि इससे पाकिस्तान की मकामी फिल्मी सनत मजबूत होगी, लेकिन हालिया खुद साख्ता पाबंदी ने इस तासुर को भी ज़ायल कर दिया। रियाज सोहेल, BBC न्यूज़, कराची। और इसी बारे में मज़ीद बात करने के लिए इस वक्त कराची से हमारे साथ बज़रिए स्काइप पर बराह रास्त मौजूद हैं फिल्म नक़्क़ाद हसन ज़ैदी। हसन ज़ैदी साहब, सहरबीन में खुश आमदीद। अच्छा जी, फिल्म एग्ज़िबिटर्स एसोसिएशन, उसके जो सदर हैं लशाई साहब, उन्होंने कहा कि वो जो पैगाम देना चाहते थे वो उन्होंने पहुँचा दिया है और अब फिल्में दोबारा चलेंगी। क्या पैगाम था ये, क्या हासिल हुआ इस बैन से? मेरी एक बात तो बहुत वाज़ेह है कि ना कोई पैगाम गया, ना कोई इससे इनको फ़ायदा हुआ है। बल्कि जो होना था वही हुआ है, यानी आखिर में आके पाकिस्तानी सिनेमा मालिकान को इंडियन फिल्मों की नुमाइश दोबारा शुरू करनी पड़ी है और उसकी वजह इनकी अपनी बका है। जो शुरू में ही मैंने और बहुत सारे और लोगों ने इसकी निशानदेही की थी कि ये बहुत ही बगैर सोचे समझे एक कदम उठाया गया था, जिसमें ये नहीं देखा गया था कि पाकिस्तानी सिनेमा की इस वक्त सनत जो है वो किस मुकाम पे खड़ी है, जहां आपके पूरे मुल्क में सिर्फ कोई 80 के करीब सिनेमा स्क्रीन हो, जिनकी 60 से 75% आमदन जो है वो इंडियन फिल्मों से आ रही हो, तो आप उसमें से एक बड़ा हिस्सा अपनी प्रोडक्ट का ख़त्म करके कैसे सरवाइव कर पाएंगे, ये मेरे ख्याल से सोचा नहीं गया था। अच्छा हसन, नुकसान का तखमीना अब सामने आ रहा है, तो क्या पहले इन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि नुकसान तो अपना ही होना है ना? इंडियन प्रोड्यूसर्स को क्या नुकसान हुआ होगा इससे? इंडियन प्रोड्यूसर्स को देखिए थोड़ा बहुत नुकसान तो हुआ होगा। जाहिर है एक टेरिटरी जो पाकिस्तान की एक बड़ी टेरिटरी है,
वो उनकी फिल्में यहाँ ना दिखाने से उनको आमदन में कमी तो आई होगी, लेकिन उससे बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को खुद हुआ। और मेरे ख्याल से इन्होंने ये आगे सोचा नहीं था कि मेरे अंदाजे के मुताबिक इनका ख्याल था कि ये 2-3 हफ्ते तक बंद करने के बाद एक अलामती तौर पर फिल्में बंद करने के बाद दोबारा शुरू कर देंगे, और वो इन्होंने ये अंदाजा नहीं किया कि हालात उनके काबू से बाहर हो जाएंगे, और जो हो गए। अच्छा, इंडिया से कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है कि पाकिस्तान ने खुद ही पाबंदी लगा दी, खुद ही हटा दी, और वहाँ जो पाकिस्तानी आर्टिस्ट पर पाबंदी लगी थी, इस तरह की जो टेंशन्स हैं, क्या ये आपको कम होते नज़र आ रहे हैं नियर फ्यूचर में? देखिए, इस पे तो इसका ताल्लुक हिंदुस्तान की सियासत से है, और उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन उम्मीद तो ज़ाहिर यही होती है कि आगे जाके थोड़ा सा कोई संजीदगी, थोड़ी सी सेंस उधर भी आ जाए, क्योंकि मेरे ख्याल से वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा एक इंतहा पसंदी की तरफ चले गए हैं वो, जो सब वहाँ पर सारी फिल्मी सनत में ये ज़ाहिर है, ये क्या कहते हैं, एहसास या ये फीलिंग नहीं है कि जी वो इस तरह इसको जारी रखना चाहते, लेकिन क्योंकि वहाँ पर उनकी अपनी अंदरूनी सियासत ऐसी है कि इस वक्त वहाँ खासतौर पे महाराष्ट्र में, जहाँ ये महाराष्ट्र निबंधन सेना है और बाल ठाकरे साहब की जो शिवसेना है, उनकी वजह से उनकी एक खास एक सिचुएशन है जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, लेकिन जो पाकिस्तान को देखना है वो तो पाकिस्तान के हवाले से देखना है। कराची से हसन जैदी हमसे बात करने का बहुत शुक्रिया। आइए अब देखते हैं कि इस मौजू पर हमारे फेसबुक पेज पर क्या रद्द-ए-अमल है। नजम खान तुर्की से लिखते हैं, ये सब तो पाकिस्तानी अदाकारों पर पाबंदी लगाकर इंडिया ने शुरू किया था, पाकिस्तान ने तो सिर्फ रद्द-ए-अमल दिखाया था। आरिफ हुसैन कराची से लिखते हैं, कमज़ोर आदमी का गुस्सा शर्मिंदगी पर ख़त्म होता है। और सुहेल मलिक लाहौर से लिखते हैं, इस मामले में पाकिस्तान को वही करना चाहिए जैसा इंडिया करे। असूली तौर पर तो कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर इंडियंस ऐसा करेंगे तो पाकिस्तानियों को भी जवाब देना पड़ेगा। आइए अब दीगर अहम मौज़ूआत पर एक नज़र डालते हैं। शाम के शहर हलब में हुकूमत और बागी दोनों के ज़ेर कंट्रोल इलाकों से शहरियों को निकालने का अमल दोबारा शुरू कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मशरक़ी हलब से हज़ारों शहरियों को निकाल कर कैंपों में तिब्बी इमदाद और खुराक फराहम की जा रही है। सरकारी फ़ौज के ज़ेर कंट्रोल इलाकों से भी शहरियों को निकाला जा रहा है, लेकिन इर्द गिर्द बागी जंगजुओं के ठिकानों के बायस उन्हें निकालने में दुश्वारी पेश आ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में आज नई क़रारदाद पर रायशुमारी होगी, जिसमें शहरियों को बहिफाजत निकालने और उन्हें फौरी इमदाद देने की बात की जाएगी। तफसील के साथ आदिल शाह से। ये लोग जितनी जल्दी निकलना चाहते थे इतनी जल्दी तो ना निकल सके, और ना ही ऐसे हालात में निकल रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन आखिरकार वो बाल बच्चों के साथ हलब से निकलकर जान बचाने में कामयाब हुए हैं। ये लोग अपने ही मुल्क में मुहाजिर होंगे, लेकिन ये इस पर भी काफ़ी खुश हैं। बसों के जरिए हलब से निकलने के बाद इनमें से कुछ को तुर्क इमदादी कारकुन तिब्बी इमदाद, खुराक और आर्जी पनाह गाहें मुहैया कर रहे हैं। इनमें से अक्सरियत के पास रहने की कोई जगह नहीं। इदलिब सूबे में वाक़े ऐसे कैंपों में ही ये ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, लेकिन इनके बकौल ये कैंप जैसे भी हैं वो यहाँ महफूज तो हैं। ये कैंप हलब में रहने से तो बेहतर हैं। यहाँ बम नहीं है, हम नए दोस्तों के साथ खेल कूद सकते हैं। वहाँ खुराक की कमी थी, लेकिन यहाँ नहीं है। हमें उस ज़िंदगी से नफ़रत है। मशरक़ी हलब के सैकड़ों शहरी जान बचाकर भाग आए हैं, लेकिन हज़ारों अब भी वहाँ फंसे हुए हैं। गुज़श्ता 2 रोज़ में शहरियों को निकालने का काम रुक गया था। सदर बशारुल असद की फ़ौज के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों से शहरियों को निकालने के लिए भेजी गई इन बसों को बागी जंगजुओं ने आग लगा दी। मशरक़ी हलब से जान बचाकर इदलिब पहुँचने वाले ये लोग पता नहीं कितने अरसे तक कदरे पुरसुकून रह सकेंगे, क्योंकि हलब के बाद सरकारी फ़ौज और बागियों के दरमियान इदलिब नया महाज बन सकता है। आदिल शाहज़ेब, BBC न्यूज़। बर्मा की रहनुमा आंग सान सू की रोहिंग्या मुसलमानों की हालत ज़ार पर गौर के लिए रंगून में जनूब मशरक़ी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान के वज़राए ख़ारजा के इजलास में शरीक हो रही हैं। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल का आज जारी होने वाली रिपोर्ट में कहना है कि रोहिंग्या मुसलमानों के ख़िलाफ़ म्यांमार की फ़ौज का मुबैना तशद्दुद इंसानियत के ख़िलाफ़ जुर्म के ज़ुमरे में आता है।
इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम ह्यूमन राइट्स वॉच ने ताज़ा रिपोर्ट में बताया है कि 2010 और 15 के दरमियान इंडिया में पुलिस हिरासत में तकरीबन 600 लोगों की मौत हुई है। रिपोर्ट में पुलिस की जानिब से तशद्दुद की वजह से हिरासत में अमवात का होना और जिम्मेदारों को सज़ा न मिलने का जिक्र है। साइबेरिया के शहर इर्कुत्स्क में नहाने का अल्कोहल मिला लोशन पीने से कम 41 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि कई की हालत नाजुक है। रूसी हुक्काम का कहना है कि लोशन पर यह तंबीह दर्ज थी कि इसको पीना ममनू और मुज़र सेहत है। आप BBC उर्दू का प्रोग्राम सरबीन देख रहे हैं। प्रोग्राम में आगे चलकर देखिएगा लखनऊ की हमजिन्स परस्त कम्युनिटी को किन मसाइल का सामना है और क्यों। और पाकिस्तान एक शानदार मुकाबले के बाद पहले टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया से सिर्फ 39 रन से हार गया। BBC उर्दू के प्रोग्राम से अरबीन में एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ आलिया नाज़की। इंडिया में हमजिन्स परस्ती काबिल ताज़ीज़ जुर्म है, लेकिन सन 2009 में दिल्ली हाई कोर्ट ने बरतानवी अहद के इस कानून को इंडियन आइन में दिए जाने वाले बुनियादी हुकूक के मुनाफी करार दिया था। इसके बाद सन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने ताज़ीरात हिंद की दफ़ा 377 के तहत दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बदलते हुए इसे जराइम की फहरिस्त में बरकरार रखा था। हमजिन्स परस्ती को जराइम की फहरिस्त से निकालने के लिए सन 2015 में एक बिल पेश किया गया, जिसे शिकस्त का सामना रहा। रवां साल के अवाइल में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर असर नौ गौर करने का फैसला किया है। नाई की दुकान से चाय की दुकान सीरीज की आखिरी पेशकश में लखनऊ से मिर्जा अब्दुल बाकी। ये एक ऐसा गैर मामूली मौजू है जिस पर मौलवी, पंडित, राहिब, पादरी सब सुर में सुर मिलाते नजर आते हैं। इसे जुर्म के जुमरे से निकाले जाने के फैसले के खिलाफ सब ने मिलकर आवाज़ उठाई है। गंगा जमनी तहजीब का गहवारा कहे जाने वाले शहर लखनऊ में मदरसे के तलबा हों या जदीद यूनिवर्सिटी के, उनके नज़रियात में गैर मामूली मुमासलत है। हम जिन्स परस्ती एक ऐसा मरज़ है जिसको फितरत के ख़िलाफ़ एक बगावत ही कहा जा सकता है। चाहे मुसलमान हो या चाहे और भी इंसानियत के हामिलीन हो, वो तमाम इसको हर एतबार से नामुनासिब समझते हैं और फितरत के ख़िलाफ़ इसको बगावत शुमार करते हैं। और अगर इस पर रोकथाम नहीं की गई, इस पर कदगन नहीं लगाई गई, तो उसके असरात बहुत ख़तरनाक शक्ल में ज़ाहिर होंगे, जिसकी सज़ा इंसान दुनिया में भुगतेगा और आखिरत में भी तो उसकी सज़ा भुगतना होगा। आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया की तकरीबन 1% आबादी हमजिन्स परस्ती का मैलान रखती है और उनका कहना है कि उन्हें जिसने भी बनाया ऐसा ही बनाया। लखनऊ में उस वक्त तो सेक्शन 377 का जब लखनऊ हाई कोर्ट का जजमेंट है तो उतना नहीं हुआ, लेकिन आगे के दूसरे मौके आए जिसमें हमने मार्च निकाल के और लोगों का रवैया जानने की कोशिश की। हम आज भी ये कोशिश कर रहे हैं कि हम अगले साल जो है लखनऊ में एक प्राइड मार्च कर सकें। लेकिन ऐसा नहीं कि सोच में कोई तब्दीली नहीं। दिव्या इस तस्वीर का दूसरा रुख है। ऐसा भी मान सकते हैं कि कोई इस गलत चीज़ नहीं है। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, वैसे उनके भी फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। जैसे हमें स्वतंत्रता है अपनी हर चीज़ को अपनी मर्ज़ी से करने की, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, हर चीज़ है, वैसे ही उनके साथ भी ऐसा होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा नेगेटिव है। बहुत से लोग मानते हैं कि वक्त के साथ नई नस्ल की सोच बदल रही है। इसलिए अगर हम देखें कि जो यूथ्स हैं, मीन्स टीनेजर्स जो हैं, वो ओपन मेंटालिटी हो रही है उनकी, तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट जैसे जैसे एज लोगों की बड़ी हुई है, मतलब जो ओल्ड एज वाले हैं, उनको अगर देखें तो उनकी मेंटालिटी काफ़ी नैरो माइंडेड है, वो वहीं पे रुके हुए हैं। तो उनका ये सोचना है कि ये सब चीज़ें समाज में अच्छी नहीं लगती हैं, या हमेशा से वही देखते आ रहे हैं कि एक लड़का और एक लड़की एक साथ रहें तो वो माना जाता है। लेकिन जैसे कि गे हैं, एक लड़का और एक लड़का, और या फिर लड़की लेस्बियन है, एक लड़की और एक लड़की, तो उसको हमेशा वो गंदी नज़र से ही दिखेंगे कि हाँ ये सही नहीं है। आरिफ आने वाले दिनों में लखनऊ में हम जिन्स परस्तों की एक परेड निकालना चाहते हैं, जैसे दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में हर साल होती हैं। आरिफ तो तैयार हैं, लखनऊ तैयार है या नहीं ये वक्त ही बताएगा। मिर्ज़ा अब्दुल बाकी, BBC न्यूज़, लखनऊ। आइए अब देखते हैं कि हमारी वेबसाइट bbcurdu.com पर कौन सी खबरें ज़्यादा पढ़ी जा रही हैं। ब्रिस्बेन में खेले गए पहले टेस्ट मैच पर समी चौधरी का तज्जिया। PIA के एक तैयारे के सामने बकरे का सदका देने की तस्वीर के बाद शुरू होने वाली बहस पर हमारे साथी ताहिर इमरान का आर्टिकल, और अदरक के 100 गुण माहिर तबाख सलमा हुसैन का ये आर्टिकल भी खूब पढ़ा जा रहा है।
टेस्ट क्रिकेट में चौथी इनिंग्स में 490 रन के हदफ का ताक़ुब पहले कभी नहीं किया गया और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को हासिल न कर सकी। लेकिन टेस्ट क्रिकेट की तारीख में पहली बार चौथी इनिंग्स में 7वें, 8वें और 9वें विकेट की शराकत में 50 से ज़्यादा रन स्कोर किए गए। इसके अलावा असद शफीक छठे नंबर पर बैटिंग करते हुए सबसे ज़्यादा सेंचुरीज बनाने वाले खिलाड़ी भी बने। क्रिकेट तज्ज़ियाकार समी चौधरी ने पाकिस्तान टीम के टैक्टिक्स और परफॉर्मेंस पर नज़र डाली। मैच भले ऑस्ट्रेलिया जीता है जी, लेकिन पाकिस्तान की ये बहुत बड़ी नफसियाती फतह है। पाकिस्तान में पहले 3 दिन में हमें जो बिलीफ की और डिसिप्लिन की कमी नज़र आई, जो प्लानिंग की कमी नज़र आई, वो हमें भरपूर तरीके से एड्रेस होती हुई दिखाई दी है आखिरी 2 दिनों में। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे बॉलर्स बॉल के साथ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे उस तरह से जिस तरह इस विकेट पे करना चाहिए था, उन्होंने बैट के साथ परफॉर्म किया। ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा प्लस है। दूसरी बात जो हमने दूसरे रोज़ की थी मैच के, वो ये थी कि पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 10वें विकेट के लिए जो 49 रन दिए हैं वो पाकिस्तान को बहुत महंगे पड़ सकते हैं। इस वक्त स्कोर कार्ड अगर आपके सामने हो तो पाकिस्तान की जो हार का मार्जिन है वो 39 रन है। सो कहीं ना कहीं ये उस मार्जिन के करीब है जो हमने 10वें विकेट के लिए दिए थे। होता यह है कि जब एक ग्रेटर पिक्चर आपके सामने हो तो इंडिविजुअल माइलस्टोन्स, चाहे वो बॉलर है चाहे वो बैट्समैन है, वो सामने नहीं होने चाहिए। इंडिविजुअल माइलस्टोन्स जब सामने आते हैं तो फिर उसका नतीजा ये होता है कि आप गेम प्लान से हट जाते हैं और वो जो टीम एफर्ट होती है, जो टीम कॉन्फिडेंस होता है, वो कहीं ना कहीं आपका शेक हो जाता है। सो इस पूरी इनिंग्स में जो पाकिस्तान ने बैटिंग की है उसमें तमाम बैट्समैनों में, इवन समी असलम में भी वो नज़र आया है कि वो करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। और पाकिस्तान को आगे अगले 2 मैचेस के लिए करना ये होगा कि अपनी प्लानिंग को थोड़ा इम्प्रूव करना होगा। अगर हम दूसरे दिन 49 रन 10वें विकेट के लिए ना देते तो हमारे लिए बैटिंग कंडीशंस आसान होनी थी। हमने डिनर से कोई घंटा 1.5 घंटा पहले 13-14 ओवर खेलने थे, उनके बॉलर्स थक जाते, बॉल पुराना हो जाता और मे भी हम 142 पे ऑल आउट ना होते। ये बहुत बड़े लर्निंग लेसन्स भी थे, लेकिन पाकिस्तान के लिए इस गेम से सिवाय रिज़ल्ट के बाकी सभी चीज़ें पॉजिटिव हैं। अगले 2 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया को बहुत टफ फाइट मिलेगी इंशाल्लाह। क्रिकेट के तज्ज़ियाकार समी चौधरी। अगर आप चाहें तो मुझसे और हमारी टीम के दीगर साथियों से ट्विटर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @आलियानाज़की। इसके साथ ही सरबीन इख्तिताम को पहुंचा। प्रोग्राम में पेश होने वाले मौज़ूआत पर अगर आप अपने ख़यालात का इजहार करना चाहें तो फेसबुक पर हमारा सफ़ा हाजिर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल @BBC उर्दू के ज़रिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे। आलिया नाज़की को आप इजाज़त दीजिए।